अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी की एक और एपिसोड में खुशामदीद, जहां हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान। लाहौर से उनका ताल्लुक है, फिक्शन निगार हैं, नक्काद हैं। उनका ताल्लुक हमारे पास मौजूद है, लेकिन जूं जूं ये कहानी, ये एपिसोड आगे बढ़ेगी, हम कोशिश करेंगे उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ गोशों पर बात करने की। हमारे साथ हैं मारूफ अफसाना निगार, नक्काद राबिया रबा साहिबा। राबिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपको इतना इंतजार करवाने का, क्योंकि आपने मुझे कहा था अगस्त में, फिर मैंने कहा सितंबर में, और फाइनली नवंबर में। फिर आखिर हम एक ऐसे महीने में बात कर रहे हैं जहां सुबह चाय के कप से उठता हुआ धुआं, जो आपको राबिया के फ्रेम में भी दिखाई दे रहा है, बेहद खूबसूरत मालूम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि बीमारी के बावजूद और मसरूफियात के बावजूद आपने वक्त निकाला। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पहला सवाल, लाहौर आपका शहर है, आप इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, तो लाहौर का मौसम क्या है? और राबिया के लिए लाहौर के क्या माने हैं? किस तरह आप अपने शहर से खुद को जोड़ती हैं? अच्छा, लाहौर का मौसम इस वक्त बिल्कुल ऐसा है जो हमारे यहाँ जनवरी में होता है, और यहाँ फरवरी में। इस साल सर्दी का आगाज जल्दी हो गया, इसलिए वो सर्दी के मामलात जल्दी हो गए, जिसमें सर्दी के रोमांस के साथ साथ सर्दी की बीमारियां भी जल्दी आ गई। सर्दी की बीमारियां। हाँ, तो वो आपको अमूमन कमजोर लोगों को जरा जल्दी सर्दी लग जाती है, बच्चों को, बूढ़ों को। हम्म। वो मामला सब साथ चल रहे हैं। उसके साथ कोविड का है, क्योंकि लाहौर है, सेंटर है पंजाब का। हम्म। तो अब जो कोविड के पेशेंट्स हैं, उनका रुख यहाँ हो रहा है ना, धीरे इलाज धीरे, की गर्ज से। क्योंकि आपके पास मेन सेंटर और इलाज की गर्ज से, तो वो फिर एक हजूम है, और एक हजूम निकलने वाला है इस सब कोविड की वजह से, जब यूनिवर्सिटीज बंद होंगी। हम्म। तो ये सब चीजें चल रही हैं। और जहाँ तक रहा अपने शहर को कैसे देखते हैं, तो अपने शहर का रोमांस तो हमेशा हर किसी के साथ एक कहिए कि जुड़ा रहता है, आप जुड़ा उससे रहता है, इनकार नहीं कर बस बस। सकते। बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि शहर के रोमांस तो जुड़ा हुआ है, लेकिन आप एक फिक्शन निगार हैं, और इस वक्त एक बुरहानी सूरत हाल, एक वबा हमारे दरवाजों पे दस्तक देती हुई अब हम तक पहुंची है। मेरे ख्याल में ये दूसरा वबाई हमला है। पहले हमने दहशतगर्दी का सामना किया, और अब इस वबा का। तो एक फिक्शन निगार की हैसियत से आप समझती हैं कि ये मौज़ूआत आपके फिक्शन का मौजू बनेंगे, दीगर आपके जो हम असर हैं वो उस पर लिखेंगे? और किस तरह आप इन दोनों बहरानों को देखती हैं, और इसने राबिया को बतौर फिक्शन निगार कितना मुतासिर किया? अच्छा, इसमें ना दो चीजें हैं इकबाल। एक तो ये कि मुझे तो क्या मुतासिर करना है, ओवरऑल फिक्शन ने कार मुतासिर हो रहे हैं। एक तो हम्म। बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद पर्सनली उससे गुजरे, इस बीमारी से। नंबर दो, बिल्कुल। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी एक बहुत बड़ा अदब हमारे पास आ चुका है इस वबा के हवाले से। हुँ। हम उसको अभी तकसीम नहीं कर सकते अच्छे और बुरे में। तो अभी रिसेंटली कल्चर बुकलेट ने एक करवाया था इवेंट अफसाने के हवाले से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये वबाई अफसाने, कोरोना के हवाले से हम जिन मसाइल से गुजर रहे थे। हुँ, हुँ। तो उसमें एक मतलब आप कहिए कि कम से कम एक किताब का मवाद हमारे पास मौजूद था। हुँ। हम्म, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वो तो काम हो बराह रहा है, रास्त मुतासिर हुआ मुतासिर है, कर रहा है। बिल्कुल बराह रास्त। और जहाँ तक कहीं आप, मेरा ख्याल अभी फिक्शन के हवाले से उसने मुझे मुतासिर नहीं किया, अलबत्ता कवानीन के हवाले से। और चूंकि आप उसके एथ साथ सहाफत से थोड़ा सा मुंसलिक हूँ, तो मुझे हुँ, कवानीन के हवाले से, और जो पूरी दुनिया में हर मुल्क में अलग लॉ है, उसके हवाले से वो चीज़ ज़्यादा मुतासिर कर रही है हुँ, कि हमें इस वक्त काहे की ज़रूरत है, इस हुँ, सोसाइटी को, इस कौम को। और अगर हम देखें, अरब में बहुत सख्ती है, हुँ, और वहाँ मतलब आप उसके अलावा, क्योंकि आप यूरोप और उसमें चले जाएं तो उन्होंने लॉ बना दिया, लेकिन वहाँ एक किस्म की आज़ादी है। हुँ। अब हमें कैसे चलना है, हमारी सोसाइटी कैसे चलती है, मेरे लिए इस वक्त ये ज़्यादा अहम है, हमारी हुकूमत क्या डिसीजन लेती है। सही। तो मैं इसको उस हवाले से अभी तक तो देख रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मुस्तकबिल करीब में या देर में क्या मेरे पे असरात होंगे। ओके दोस्तों, तो सोचूं कि राबिया लाहौर में है, और लाहौर के वज़ीर आज़म मेरी पसंदीदा शख्सियत है, मगर ये
इंटरव्यू पॉलिटिक्स की तरफ ना जाए, इस वजह से हम इसे यहाँ होल्ड करते हैं। राबिया की किताबों की बात करते हैं। रात की रानी उनका अफसानवी मजमूआ था, पहली किताब जो आई जिसका चर्चा हुआ, ज़ेर बहस आई, और उनका अफसानवी मजमूआ जुगनुओं के देश में ये दूसरा सिलसिला था। तो फिक्शन निगार की हैसियत से ही मेरा और बहुत सारे लोगों के लिए उनका तारुफ था, मगर वो एक जर्नलिस्ट भी हैं, तनकीदी बसीरत की हामिल हैं। उनकी किताब अहमद नदीम कासमी के अफसानों में निसाइयत उनका मकाला था जो जिसका बहुत चर्चा हुआ। कासमी साहब पे बात होने की जरूरत भी थी, और खुशी की बात यह है कि एक बड़े फिक्शन निगार के फिक्शन के खास पहलू पे उन्होंने बात की। तो यही मैं कासमी साहब से मुतालिक पूछूंगा। एक जमाने में उनका डंका बजा करता था, लेकिन आज हम शायद उन पे बात कम करते हैं। तो आप समझते हैं कि अब हम उन्हें भुला चुके हैं, उन पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि जो रिचनेस, जो कहानी बुनने का फन उनके हाथ, और फिर निसाइयत के तनाजुर में जो आपकी तहकीक थी उस पर भी बात कीजिएगा। जी, मेरी आवाज पहुंची है अभी अब तक? हाँ, मुझे लास्ट में आपका सवाल कट गया जहाँ से नसाइयत के तनाजुर में आपने बात हाँ, मैंने की। कहा कि उस पे भी आप, चूंकि आपकी किताब थी ना, तो आप कासमी साहब और जो आपने उनको जैसे पढ़ा और जैसे उन पे लिखा, उस पे कुछ रोशनी डालें। और ये मेरा है कि मुझे लगता है कि कासमी साहब पे अब हम जरा कम बात कर रहे हैं। अच्छा, उसमें एक रीजन है, देखिए, हाँ, वो एक डंका जब बजता है ना किसी का, तो उस वक्त वो साहिब इक़्तिदार होता है। जैसे आपको मेरे शहर के वजीर आजम बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस वक्त हम्म। उनका डंका बज रहा है। हम्म। लेकिन ना कुछ अरसे के बाद ऐसा होगा कि वो जो हमारे वजीर आजम जब चले जाएंगे, तो ये सोसाइटी में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। हम वो जब आएंगी, उनके करप्शन के हालात और उनके साथ जुड़े हुए लोगों की चीजें, तो ये अदब में भी सेम चीज इसी तरह चलती है। तो उस दौर में कासमी साहब का डंका बजा, उन्होंने बहुत काम किया फनून के हवाले। फनून गो के अभी तक निकल रहा है, फनून के हवाले से उनके पास बहुत अच्छी टीम थी। फिर टीम जब अच्छी होती है ना, एक बहुत खूबसूरत चीज होती है कि जब आपकी टीम बहुत अच्छी होती है, उसमें शरारतें बहुत होती हैं। ज़हीन लोग हैं, ज़हीन लोग शरारत करेंगे, तो वो शरारतों की वजह से भी आपकी मकबूलियत होती है। हम्म। और फिर वो धीरे चलते चलते फिर इंडिया के साथ अब वो एक लिंक बना। हमने वो इंडिया के लोग यहाँ आ रहे थे, हमारे वहाँ जा रहे थे, यहाँ के अफसाने वहाँ मकबूल होने लगे, वहाँ के यहाँ। तो अब कासमी साहब के अफसानों पे ओवरऑल हम बात कर नहीं सकते। वो एक अबूरी दौर था, हम इस वक्त दूसरे अबूरी दौर से गुजर रहे हैं। ये नस्ल अपने एक पूरे अबूरी दौर से गुजर रही है। जो हम्म। दौर अबूरी कासमी साहब ने या उनकी नस्ल ने देखा था, हम उसको तारीख में तो अब डिस्कस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में डिस्कस, मेरा ख्याल है कि उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह से, मतलब आप कह रहे हैं कि क्यों बात नहीं हो रही। हम्म। हम इस वक्त एक बहुत शदीद किस्म के अबूरी दौर से गुजर रहे हैं, हम्म। ये नस्ल। क्योंकि इस नस्ल ने पिछली नस्ल को देखा और हम चाहते हैं काश वैसा हो जाए। वैसा होने के लिए हमें वो अमन चाहिए। हमने हम्म। मार्शल लॉ देख ली, उसके बाद हमने जमहूरियत के मामलात देख लिए, ये सब चीजें उससे इन लिंक हैं। अदब उससे बराह रास्त मुतासिर हो रहा है, होता रहा है। और उसके बाद फिर अब ये आप देखें कोविड वाले मामला तक, जो हमने पिछली 2-3 हुकूमतों के हवाले से और इनकी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसके हवाले से, खारजा पॉलिसी के हवाले से, जो ये नस्ल मुतासिर हुई। और अभी जो हमारे पास एक बहुत बड़ा मह- मतलब आप कहें कि एक बहुत बड़ी आबादी फिर इन होने वाली है इस मुल्क में, उसकी बेरोजगारी होगी। इन सब मामलात में मेरा नहीं ख्याल कि हम कासमी साहब को डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि हम तो सब खुद एक नए बुरी दौर में दाखिल हो गए। ओके। ये आपने एक अलग तनाजुर में से देखा, और बिल्कुल इसकी भी वक़्त है, इसकी भी अहमियत है। ये बताइए कि दरवेशों का डेरा जो आपकी किताब थी, मैं उससे मतलब ये लफ्ज़ हमें बहुत अपील करता है कि दरवेश हैं, उनका डेरा है। तो इन दरवेशों के बारे में बताइए कि ये कौन हैं और कहाँ हम उनसे मिल सकते हैं, इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, और हो सकता है हम अपने वज़ीर आला पंजाब को भी कहें कि उनसे इस्तिफ़ादा करें। हम्म। अच्छा, ऐसा है कि देखें, दरवेशों का डेरा तो मुझे यूं फील होता है कि पूरी दुनिया दरवेशों का डेरा है। बिल्कुल। और लाहौर, मुल्तान दरवेशों के शहर हैं, और ऐसे दरवेश आपको हर जगह मिल जाएंगे। और ये वो दरवेश हैं जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। अगर ये ना हो तो मेरा ख्याल है कि दुनिया खत्म हो चुकी होती है। आप इसको देखिए,
हम्म। तो मतलब ये दरवेशों की वजह से कायम है, बस ये इंसानी मोहब्बत का एक रंग है हम्म। दरवेशों का लिया, एग्जैक्टली। जिस पे हर उसमें मुख्तलिफ मामलात डिस्कस हुई, लेकिन इसमें इंसानी मोहब्बत है, मोहब्बत को वसी तनाजुर में देखा गया है। हम्म। तो ये बताइएगा कि मोहब्बत जो है वो एक फिक्शन निगार के लिए भी ज़रूरी है कि उस तजुर्बे से गुजरे, और क्योंकि फिर मोहब्बत की कहानी बयान करे, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो वो इंसानियत से, फर्द से, माशरे से मोहब्बत ही की बात करता है। मोहब्बत तलखियाँ भी लाती है, तो आप इसे कैसे देखती हैं? अभी हम बात कर रहे थे कि पहले हम कहानी की तलाश में बाहर निकलते थे, वो लाजमी था, लेकिन अब इंफॉर्मेशन का एक ऐसा बहाव है, खबरों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए हमारी नज़र की वसत बढ़ गई है। हम दूर तक देख सकते हैं, कोई वाकया कीनिया में हो या हिंदुस्तान में कहीं तमिलनाडु में हो, तब भी हम तक पहुंच जाता है। तो तजुर्बात को कैसे आप देखती हैं ज़िंदगी के अंदर, खासतौर पर मोहब्बत के तजुर्बे को? नहीं, तजुर्बात से तो आप इनकार कर ही नहीं सकते ना, ये डिग्री से बड़ा, किताबों से बड़ा एक कैनवस है जो ये आपको देता है। ये तो एक नया फलसफा है, याद दे देते हैं आपको। और हम्म। जहां तक रहा मोहब्बत का, तो डेफिनेटली मैं उसको कहूंगी कि ये अ, फर्दे वाहिद से होकर ही गुजरती है। ये बिल्कुल हम्म। यूं ही है कि हम फर्दे वाहिद पैदा होते हैं, और इसी तरह अगर ये हम में से फर्दे वाहिद से होके नहीं गुजरेगी तो हम्म। इंसानियत की मोहब्बत तक इसका कैनवस वसी नहीं होगा। सही। यानी इनफरादी तो हैसियत में हम मोहब्बत करना सीखते हैं। बिल्कुल इनफरादी हैसियत में हम्म। सीखते हैं, उसकी तलखियों से सीखते हैं। अब आपने उसको बरतना कैसे है, ये अब हम्म। आपके मिजाज पे है। अब और जो आपकी फितरत है, पैदाइशी फितरत, या फिर कह लें जो आपके माहौल की तरबियत ने आपको फितरत दी, हम्म। और बाकी जो आपके फितरत में अनासर शामिल हैं, उससे आप उसको लेके कैसे चलते हैं, यह बात पे है। उससे आप एक दहशतगर्द भी बन सकते हैं, और उससे आप एक मसीहा भी बन सकते मसीहा भी बन सकते हैं। अच्छा, कुछ बहुत ही हैं। सादा सवाल करूंगा, एक बजाय सादा है लेकिन मेरे लिए तो उसकी बड़ी अहमियत है कि आपके लिखने का ढब क्या है? आप कंपोज करती हैं, पेपर पे लिखती हैं, हाथ से कागज और कलम इस्तेमाल करती हैं, या कंप्यूटर पे लिखती हैं? लिखने का वक्त क्या है? दिन में लिखती हैं, रात में लिखती हैं? बहुत मजे का, बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। हम्म। मैंने ना सभी चीजें यूज करती हूँ, ये डिपेंड कर रहा है मैं कहाँ हूँ, मैं किस वक्त सही। कैसे हूँ, मेरे जहन में क्या आया, आमद कब हुई। हम्म। और एक जो सबसे मजे की चीज होती है इसमें, वो ये होता है कि अमूमन रात में सोए हुए मेरी आंख खुलती है, वाह। और मैं डायरी रख के पास होती हूँ, हम्म। और बाज औकात पूरा अफसाना लिख लिया और डायरी बंद करके फिर सो गई, वाह, जिसके लिए जबरदस्त। मुझे कोई जरूरत नहीं होती। हम्म। तो और बाकी ये कि बाकी सब मामला जो बाकी सबके साथ होते हैं वैसे ही, कभी कंप्यूटर पे लिख लिया, कभी कागज पे लिख लिया, कभी आप मोबाइल पे भी लिख लेते हैं। यानी जिस तो तरह कहानी आप तक आती है, आप उसे उसी वक्त कैप्चर कर हम्म, लेती हैं। तो इट्स गुड थिंग कि आप उसे उसी तमाम, वक्त कोशिश। हाँ, आप हम्म। तमाम ज़राए इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि मेरा अलमिया ये है कि मैं सिर्फ लैपटॉप पे लिख सकता हूँ, तो हो सकता है कुछ कहानियाँ जो मुझ तक आती हैं वो मुझसे ज़ाया भी हो जाती हैं। ये बताइएगा कि लिखने के अलावा ताल्लुक भी होता है फिक्शन निगारों से, जब हम मिल बैठते हैं, बात करते हैं, तो किसी से दोस्ती होती है, किसी से दुश्मनी होती है, तो दुश्मनी को, तस्करे को रहने देते हैं, दोस्तियाँ किससे हैं? फिक्शन निगारों में, लिखने वालों में, अदीबों में, शायरों में, लाहौर में, जिंदा दिलों का शहर है, तो किसके साथ आपकी हम्म। अच्छी तालमेल है, मुलाकात ये होती है, गपशप होती है? वैसे दोस्ती है तकरीबन। सभी से? हम्म, सभी के साथ तकरीबन बहुत अच्छी है। हम्म। हाँ, लाहौर में अगर आप बात करें तो मतलब चाचा जी से लेके मुस्तनसर सत्तार, सलमा एवान, राबिया रहमान, मतलब ये करीब बहुत, जो आपके लाहौर में आमना मुफ्ती, फिर अच्छा और फिर एक एक होते हैं अदीब जिनसे आपकी दोस्ती होती है, एक है हम्म। अदब से जुड़े हुए लोग, बिल्कुल। जिनमें पब्लिशर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज के हवाले से जो, मतलब पहले यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ पढ़ाना था, अब आप देख हम्म। रहे हैं जैसे यूएमटी काम कर रही है, लम्स है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में। ये लोग अदब के हवाले से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो इस वक्त बहुत जरूरत थी, जो यूनिवर्सिटीज नहीं कर रही उनको इसे सीखना चाहिए। एग्जैक्टली। तो उससे बहुत वसी कैनवस होता है। अगर आप हमें अब वो कासमी साहब वाले दौर का वो डंका बजाना ना, तो हम्म। हमें इसको इस तरह से लाना होगा यूनिवर्सिटी की सतह पे बच्चों के मतलब उसे मॉडरेट करना होगा, जो जिस तरह सोसाइटी हुई है बाकी सब, उसे नई टेक्नोलॉजी में लाना होगा अदब को, और अदब की नई जहतों को कबूल करना होगा।
तो वरना मतलब हम फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत खूबसूरत बात की राबिया ने कि अगर हमें दोबारा से अदब का डंका बजाना है तो दरगाहों की सतह पे स्टूडेंट से उन्हें जोड़ना होगा टेक्नोलॉजी के जरिए, और टेक्नोलॉजी के जरिए हम जुड़े हुए हैं आपके साथ एक जूम की मीटिंग। तो कहीं अगर आपको लगे कि आवाज़ हमारी कम है, ये तस्वीर कुछ ब्लर हो गई है, तो उसके लिए पेश की माजरत, चूंकि बहरहाल ये इंटरनेट पे हम रिलाई कर रहे हैं और वहाँ अगर इंटरनेट ना हो तो शायद हमारी जिंदगियां एकदम रुक जाएं। अच्छा, आपने उर्दू अफसाने पे काम किया, 2 जिल्दों में ये किताब मुकम्मल हुई और आपसे मेरा राब्ता था और आप औरों से भी राब्ता में थी, आपने बहुत मेहनत की और बहुत वक्त लगा। तो थोड़ी इसकी कहानी भी हमसे बांटे ना, इसमें मुश्किलात भी पेश आई होंगी आपको, इन्फॉर्मेशन हम्म। करेक्ट करने में बड़े मसले होते हैं, इन्फॉर्मेशन आप तक आई, वो नीम पुख्त थी, उसको दोबारा से पॉलिश करना, तलाश करना, कहीं इम्कान होता है कि बेहतर हो जाए, कहीं नहीं हो पाता। अच्छा, इसमें ना मुश्किलात तो जाहिर है थी, और बहुत सारी मुश्किलात। तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल, एक आपको मैं इसमें एक मजे का वाक्य, मतलब मैं सिर्फ अच्छी चीजें याद रखती हूँ, कोशिश करती हूँ बुरी चीजें भूल जाऊं। एक चीज जो मैंने सबसे ज्यादा नोटिस की, एक राइटर हैं या दो कोई कुछ राइटर्स हैं हमारे यहाँ, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको बता देते हैं। अब ये अगर आप तहकीकी काम कर रहे हैं तो आपका ये काम है कि आप उसे एटलीस्ट एक दो जगह से कम कंफर्म कर लें, या कुछ और चीजें वो बता देते हैं आपको कंफर्म करनी चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसी डेट ऑफ बर्थ मिली जो मैंने देखा कि हर साल किसी आने वाले थीसिस में हर साल 2 साल कम हो जाती थी उम्र। अच्छा, उसके बाद मैंने उस पे ऑब्जर्व करना शुरू किया कि वो खवातीन का मसला नहीं है सिर्फ, वो मर्द हजरात का मसला भी है। अच्छा, और फिर मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये क्यों मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो उसमें जब मैंने एक और चीज देखी, वो बहुत मजे की थी। ये मसाइल अमूमन 35-38 के करीब शुरू होते हैं और 50 तक जारी रहते हैं। हम्म, और उसके बाद ये जो मसाइल हैं ना, अमूमन आप कबूल कर लेते हैं कि यार ठीक है, लेकिन कुछ के नहीं होते। हम्म, मतलब कुछ ऐसे हजरात भी होते हैं जिनकी रिटायरमेंट के बाद उन पे थीसिस हो तो वो कहते हैं टीचर से कि प्लीज मेरी डेट ऑफ बर्थ ना लिखिएगा। हम्म, हम्म, आफ्टर रिटायरमेंट तो टीचर्स पूछती हैं कि भाई क्यों नहीं लिखवानी आपने, तो वो कहते हैं इस तरह मेरी उम्र का पता चल जाएगा। हम्म, तो ये मसाइल थे। दूसरे बस वो पब्लिशिंग के हवाले से कुछ मसाइल हुए और सॉल्व हो गए, हालात बन गए। तो अच्छा है बुरी बातों को याद ना किया जाए, अच्छी बातें बहुत सारी थी। जो चीजें सीख रही थी उसमें इमला का बहुत फर्क था। हम्म, मतलब कश्मीर की इमला अलग है, इंडिया की इमला अलग है, हमारी इमला अलग है। बहुत सी जगहों पे हमारी जुमला साजी अलग है, हम्म, इंडिया की जुमला साजी अलग अलग है। है वो और बिल्कुल। तरह से जुमला बनाते हैं और वो उसको सही समझते हैं। हम उस वक्त समझ रहे थे कि नहीं, हमें कोई बहुत तो रम्हा चीज है। फिर हम उर्दू रस्मुल खत इसको कहते हैं, वो फारसी रस्मुल खत कहते हैं। हम्म, हम्म, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही थी, बहुत सारी कहानियां पूरी दुनिया से आ रही थी, पूरी दुनिया का एक कल्चर आ रहा था। फिर ये कि इसकी एक और खूबसूरती जो बहुत सारी, जाहिर है हम मिडल एज में हैं और यंग बच्चों की कहानियां आ रही हैं, और एक खास उम्र जब आप वापसी का सफर शुरू हो जाता है तब तक की कहानियां आ रही हैं। तो इसमें एक यंग जनरेशन से लेके एक ओल्ड जनरेशन तक, वापस आगाज से जाने तक के सफर की कहानियां हैं। हम्म, तो मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी का अहाता करती कहानियां है कि आपको क्या मसाइल आते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप उसको कैसे डील करते हैं। हम्म, ये चीज बहुत अच्छी थी। और कुछ कहानियों ने मतलब असलूब बहुत अच्छा था, जहाँ मैं 2-2 दिन काम नहीं कर सकती, मतलब उनको पढ़ने के बाद। तो ऐसा सब कुछ होता रहा बहुत। मतलब बस ठीक है, टाइम बहुत लगा, क्योंकि पहले कमिटेड थे हम किसी इदारे से, फिर वो हम्म, हमारे यहाँ आपको पता है कुछ सियासी मामलात मामलात होते हैं हैं अदब बिलाशुबा। में भी। तो उनकी वजह से कुछ टाइम बढ़ता चला गया, लेकिन उस टाइम बढ़ने में भी मसलहत थी, हमारे पास मजीद काम आ रहा था। हम्म, और जितना हमने छापा इससे ज्यादा काम अभी, मतलब इससे ज्यादा तो नहीं, एक हिस्सा काम अभी मौजूद है। और हम्म, अगर हम चाहें तो थर्ड वॉल्यूम ला सकते हम्म। अच्छा, ये बताइएगा हैं। कि अब अगला प्रोजेक्ट क्या है? आपने उर्दू अफसाने पे काम किया, दरवेशों के डेरे का तज़किरा किया, अफसाने लिखे, अगला प्रोजेक्ट क्या है? हम आपसे तवक्कुल करते हैं कि राबिया के अफसानों का मजमूआ अब हम तक आएगा, वो ज़ेर बहस आएगा, या कोई और किताब है? नहीं, अभी तो मेरी अगला मैं कभी प्लान नहीं करती, हम्म, पहली बात ये।
جو ہو گیا سو ہو گیا. ابھی جو نئی کتاب ہے جگنوؤں کے دیس میں، اب وہ چونکہ پاکستان سے شائع نہیں ہو رہی، اس لیے ممکن ہے کہ وہ PDF کی فائل ہی ہو ہمارے پاس. اور ہمارے مطلب بس ہمارے کہیں کہ مسائل پبلشرز کے کچھ زیادہ ہیں. مطلب رائٹرز کے حوالے سے وہ فوکس نہیں کر پاتے بہت ساری چیزوں پہ، کہ رائٹر بھی انسان ہے، پبلشر انسان زیادہ ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو پھر وہ اچھا ہے کہ یار جہاں آپ کو آسانی ہو، سکون ہو، سہولت ہو، آپ اس کے ساتھ چلیں. تو اگلا کیا ہے، میں نے بالکل کچھ نہیں سوچا، بالکل کچھ نہیں سوچا. تو اچھا، جرنلزم جو آپ کا تجربہ رہا، آپ نے کالمس بھی لکھے اور اخبارات سے بھی وابستگی آپ کی ہے، یہ تجربہ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک ادیب اور جرنلسٹ میں، مطلب اگر ایک صحافی ادیب بھی ہو تو اس سے اسے فائدہ ہوتا ہے، یا کہیں اس کی صفاقی کم ہوتی ہے اور وہ نقصان اٹھاتا ہے؟ نہیں، ایسا میرا نہیں خیال کچھ کم ہوتا ہے. اگر تو ادیب ہے صحافی، مگر وہ پہلے ادیب ہے اور پھر صحافی ہے، تو اس کا ادیب ڈومینیٹ رہتا ہے اگر وہ اس کو روزی روٹی نہیں بنا لیتا. یہاں حالات اس کو نہیں بنا دیتے. میں یہ نہیں کہتی کہ ایک دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں آپ کو اس صفاقی کی طرف جانا پڑتا ہے، لیکن اس کا ادیب، مطلب جیسے میرے ساتھ یہ ہے کہ میرا ادیب ڈومینیٹ رہا اب صحافت میں بھی. اسلوب آپ کا بہت آپ کو ہیلپ کرتا ہے ادب میں. جو ادبی اسلوب ہے صحافت میں بھی وہ کام اپیل آتا ہے کرتا آپ ہے، کے، آپ کو بالکل. کام آتا ہے آپ کے. اچھا، یہ تو اس بتائیے لیے گا، مجھے نہیں لگتا نا تو نقصان کا آپ نے نہیں کہ بتایا، تو کوئی مجھے یہ بتائیے گا کہ نقصان کا ایلیمنٹ ہے. آپ کے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اروندھتی رائے سے بہت ملتا ہے. اچھا، یہ انٹرسٹنگ بات ہے، یہ میں بھی سنتی ہوں. یہ ہیئر کٹ نا پیدائشی ہے نمبر 1. تو مطلب جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا لوگوں کے لیے، ایک انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ میں بال نہیں بناتی. میں جیسے نہاتی ہوں ویسے ہی سو جاتی ہوں، جب صبح اٹھتی ہوں تو بال ایسے سیٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ اب ملتا ہے، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میں اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتی، کوئی اسٹرگل نہیں کرتی. صحیح. اچھا، تو وہ کچھ نیچرل چیزیں ہیں. کچھ نیچرل چیزیں. اچھا، چونکہ دوستوں میں بتانا چاہوں گا، رابعہ سے اگر بات ہو تو طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ آنے والے وقتوں میں بھی، آنے والے دنوں میں بھی ہم کبھی انہیں زحمت دیں اور ایک سیشن ان کے ساتھ رکھیں. تو بس کچھ آخری سوالات کی طرف میں آؤں گا. کیا دیکھتی ہیں اردو ادب کا فیوچر؟ اردو ادب کا فیوچر مایوس تو نہیں ہوں، لیکن اسے ہمیں نئے حالات کے ساتھ، نئے طریقوں کے ساتھ لانا پڑے گا. اس کو نئے، کیونکہ اب وہ دور، کتاب کا رومانس اپنی جگہ، لیکن آپ 10,000 کتابیں لے کے سفر نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. زندگی نے آپ کو جو نئی دولت دی ہے وہ سفر ہے. ہم مستقل سفر میں ہیں. آپ کو فکر معاش ہے، آپ اقتصادی طور پہ جا رہے ہیں تو آپ سفر میں ہیں، آپ کسی سے مل رہے ہیں تو آپ سفر میں ہیں. زندگی پہلے جیسی نہیں رہی. یہ کتاب کا رومانس اپنی جگہ، آپ قبول ہمیں کرنا ہوگا اس نئے ڈھنگ کو. ہمیں قبول کرنا ہوگا کہ ہمارے میگزینز جو ہیں وہ آن لائن آ جائیں، ہماری لٹریچر آن لائن آ جائے. اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی اگر ہمیں اس کو زندہ رکھنا ہے. ہمیں بجائے اس کے کہ باہر کے لوگوں کے تراجم کرانے ہوں گے، ہمیں اپنے ادب کے تراجم کروا کے باہر تک پہنچانے ہوں گے. تو مطلب ترجمہ میرے خیال میں سب سے، آپ وہ جسے نوبل پرائز کہتے ہیں، وہ اصل میں ترجمے سے آتا ہے. ترجمے سے آئے گا، بالکل، تو ڈیفینیٹلی. آپ پہلا نوبل پرائز یہ ہوتا ہے کہ آپ ترجمہ کریں. اب ترجمہ کریں. ترجمہ ایگزیکٹ، اب ترجمہ بھی 2 طرح کا ہے، تخلیقی ترجمہ اور ایک بامحاورہ جملے کا. تو آپ تخلیقی تراجم کروائیں، لیکن کون کروائے گا؟ یہ کون کروائے سوال گا؟ یہاں آ جاتا ہے، کون کروائے گا؟ یہ بھی ہمیں خود کرنا ہوگا. خود ہی. یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا بھی کہ ہمیں خود کرنا ہوگا اس نسل کو. خود کرنا اس نسل ہوگا. کے اوپر جیسے دوہری ذمہ داریاں اور آئی ہیں نا، اس ہاں نسل خود پہ کرنا ہوگا زیادہ ہمیں، زیادہ کوئی ذمہ نہیں داری. کرے گا. ایگزیکٹلی، تاکہ وہ چیزیں آگے تک پہنچیں. رابعہ، بہت شکریہ آپ سے. آپ کا میں نے وقت لیا، آپ سے بات ہوئی، اور بہت ہی ہم نے لائٹر موڈ میں کچھ اہم باتیں کی، جس میں ترجمے کے حوالے سے آپ کی بات، اردو افسانے سے جڑی امید اور وباؤں کا تذکرہ ہوا. اور میں چاہوں گا کہ آپ نے صحت
की खराबी के बावजूद वक्त निकाला, फिर हम किसी लाइव सेशन में भी आपको जहमत दें। दोस्तों, ये था राबिया रबा का इंटरव्यू। आप अफसाना निगार हैं, फिक्शन उनका अहम मौजू है, फिक्शन ही उनकी तहकीक का मौजू है, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है और हम सब उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए। और अगर आपने ये प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राबिया, एक बार फिर आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बीमारी में मैंने कहा चले मतलब वो सांस का नहीं ना पता, रात को उखड़ जाती है, तो मैंने सोचा कि आखिरी सांस से पहले अरे आपके साथ वादा बहुत। नहीं नहीं, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, आपकी मुस्कुराहट कायम रखे और आपसे हमारा राब्ता रहे। दोस्तों, आमीन। बहुत जज़ाक शुक्रिया और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ। थैंक यू।